बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये एम्बेडेड सिस्टम सीरीज़ के अंदर जो है हम जो नेक्स्ट थिंग देखने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो एक मशहूर कहावत है कि नथिंग इज़ पर्टिकुलरली हार्ड इफ़ यू डिवाइड इनटू इट्स स्मॉल जॉब्स, जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। आप डिवाइड एंड कॉन्कर मींस कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम जो है अगर आप उसको एज अ होल टैकल करने की कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको टैकल करने के लिए। तो उसका हल ये है कि आप उस बिग प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर दें। तो जब आप उसको स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो उसको जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स सी, ये हमारे पास जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास तीन मेन किस्म के आ जाते हैं। द वन इज़ योर सीक्वेंशियल, वन स्टेटमेंट रन्स एग्जीक्यूट्स एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। कि आपके पास एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं मूव ऐड सब्ट्रैक्ट एंड दिस एंड दैट, तो वो एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाता है। द सेकंड क्राइटेरिया इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आप एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन जो है ये हमारे पास होल्ड कर रही है या नहीं। अगर तो कंडीशन होल्ड करे तो हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर वो कंडीशन होल्ड ना कर रही हो तो हम अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर, दैट इज लूपिंग। लूपिंग के अंदर आप फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड दिस, ये आपने सारे लूप्स आपने पढ़े हुए हैं। ये लूप क्या करते हैं? लूप ये है कि आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली। तो अगर आपने कोई काम जो है रिपीटेडली परफॉर्म करना हो तो आपका लूप स्ट्रक्चर जो है उसको जो है परफॉर्म करता है टिल द कंडीशन होल्ड्स, इफ देयर इज अ कंडीशन। सो अगर आपके पास एक कंडीशनल लूपिंग हो तो आप जो है वो देखते हैं कि अगर आपकी कंडीशन होल्ड कर रही है तो वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जब तक वो कंडीशन ट्रू रह रही है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप स्ट्रक्चर जो है वो एंड हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ को अब जब हमने स्टार्ट में बात की कि हम जो है अगर हमने बिग प्रॉब्लम को देखना हो और उसका सोल्यूशन निकालना हो तो उसके लिए अगर हम पूरी प्रॉब्लम को एज अ होल डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि हम बजाय ये कि उस बिग प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करने के, हम उस बिग प्रॉब्लम को जो है वो स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लें। तो जब हमने ये काम करना हो तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको पहले मेन अपने ऑब्जेक्टिव को समझें और उसके बाद उसको जो है वो चीज़ों में ब्रेक डाउन करें। सबसे पहले जब भी आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं या आप जो डिज़ाइन अप्रोच अपनाते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है आपका डिज़ाइन फेज़ और सेकंड थिंग इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन फेज़। जब भी आपने डिज़ाइन फेज़ देखना है तो डिज़ाइन फेज़ आपको जो है सबसे पहले मेन टास्क को देखना है और उस मेन टास्क को जो है सब डिवाइड करते जाना है टिल योर स्मॉलेस्ट चंक ऑफ योर टास्क इज़ अवेलेबल। और लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन टास्क की तरफ जाते हैं तो हम छोटे छोटे तमाम टास्क को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और उन तमाम टास्क को जो है वो जिस तरह वो इकट्ठे होते जाते हैं छोटे छोटे टास्क, वो मिल के हमारा मेन टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स वो होते हैं कि जिसके तमाम डिजिट्स को अगर हम इंडिविजुअली उनका क्यूब ले लें और उनका क्यूब लेने के बाद उनको ऐड करें तो नंबर का आंसर वही आएगा जो एक्चुअली नंबर है इटसेल्फ। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर तो है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। अगर ये दूसरा नंबर चेक करते हैं क्या ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर है तो उसको प्रिंट करवा दें। इसी तरह हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे टिल हमने जो लास्ट लिमिट रखी है। हमने सपोज यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 9999 या जिसको कहते हैं बिलो
10,000। हमने चेक करना है कि हमारे पास जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन कौन से हैं। तो वो अगर हमने प्रिंट करवाने हो तो हम ये एक प्रोग्राम हम राइट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेन टास्क। अगर हम इसको डिज़ाइन अप्रोच से देखें तो हम इसको टॉप डाउन अप्रोच कैसे अप्लाई करेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि हमने स्टार्ट की अपना लूप स्टार्टिंग विद द नंबर 1, और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने ये जो x की इस वैल्यू हमने 1 की, इसको हमने चेक किया क्या ये नंबर जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ये नंबर है तो आप x को जो है वो प्रिंट करवा दें, और जब आप ये प्रिंट करवा देंगे तो आप ऑटोमेटिकली x के अंदर जो है वो 1 का इंक्रीमेंट कर दें और चेक करें क्या ये बिलो 10,000 है। अगर तो बिलो 10,000 है तो हम इस सर्कल को, इस लूप को हम रिपीट करेंगे, और अगर ये नंबर जो है ये 10,000 हो जाता है या 10,000 से इंक्रीज कर जाता है तो हम अपना लूप जो है वो ब्रेक कर देंगे और अपना जो प्रोग्रामिंग है उसको एंड कर देंगे। तो ये आगे हमारे टॉप डाउन अप्रोच के हमने जो मेन टास्क है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन इसको भी हम मज़ीद ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। मज़ीद ब्रेक डाउन क्या करेंगे कि हमने यहाँ तक देखा था कि हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, तो हमने लूप स्टार्ट किया। जो अगला फेज़ हमारे पास मौजूद था जहाँ पे हमने देखा कि क्या x का नंबर जो है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर है तो उसको प्रिंट हमने करवाना है। तो हमने उस एरिया को मज़ीद डिवाइड कर दिया। मज़ीद डिवाइड हमने ये किया कि हमने ये जो x नंबर हमारे पास आया था हमने इसको चेक किया कि क्या ये नंबर जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर तो है तो इसको प्रिंट करवा दो और इंक्रीमेंट करवा दो x+1। और लेकिन अगर ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है तो हमने प्रिंट नहीं करवाया, डायरेक्टली हमने उस नंबर को इंक्रीमेंट किया और कंडीशनल चेक किया कि क्या ये 10,000 से बिलो है, तो हम अपना लूप रिपीट कर देते हैं। सो ये आपने देखा कि हमने अपनी उसी मेन अप्रोच को जो है मज़ीद हमने जो है वो सब डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास स्टिल ये वाली कंडीशन जो है ये एक मेजर फैक्टर है जिसको हम मज़ीद जो है वो सब डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि चेक वेदर x इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि हमने इसको तो चेक करना है जो कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। डिटरमिन हाउ मैनी डिजिट्स x हैज़। ये जो x का नंबर आया है इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो हमने पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए। डिटरमिन ऑल डिजिट्स ऑफ x, ये इसके अंदर x के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, अगर सपोज हम बात करते हैं जिस तरह पहले नंबर आया था 371, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा x के अंदर ये है हमारा x। तो x के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3। और डिटरमिन ऑल डिजिट्स ऑफ x, हमारे पास डिजिट कौन कौन सा है, पहला डिजिट है 3, दूसरा है 7 और तीसरा है 1। कैलकुलेट द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द डिजिट। अब हमने क्या करना है, इन तीनों का जो है वो क्यूबिकल सम जो है वो निकालना है। सॉरी, 7 का क्यूब और 1 का क्यूब, और इनको हमने ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो उसका हमने सम निकालना है कि क्या आया। चेक वेदर x इक्वल्स टू द सम ऑफ x। और अब जब ये इन तीनों का समेशन हमने निकाला है तो हमने देखना है कि क्या इनका जो समेशन आया है ये इक्वल है इस x के या नहीं। तो अगर तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं देन इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमने ये चार कंडीशंस चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। सो ये तरीकेकार है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कंडीशंस लगाई फिर हम इसको कैसे चेक करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारा जो काउंटर है हमने उसको 0 से इनिशियलाइज किया और हमने देखा कि क्या नंबर 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर नंबर 0 हो गया तो उसके अंदर डिजिट 4 हो 5 हो को मैटर नहीं करता। अगर जितनी देर वो उसके नंबर जो है वो 0 नहीं है हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे और अपना काउंटर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे हमारा जो एक डिजिट है वो उसमें से डिस्कार्ड होता जाएगा। अगर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, हम स्पेस या यही वाला नंबर लेते हैं हम 371, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 37 रह जाएगा, और जब हम इसको दोबारा 30 जो है वो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। तो जब आप इन तीनों को देखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ये काउंटर जो है 1 इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमें बता देगा कि हमारे पास टोटल नंबर
जो है ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए। सो ये है आपका तरीक़ेकार कि आप इनको मज़ीद जो आपने इन चारों चंक्स में डिवाइड किया उस एक पोर्शन को डिफाइन करने के लिए कि हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो ये आप इसको जो है जो अपने मेन ओवरऑल प्रोग्रामिंग में डालेंगे तो ये हमारे पास तमाम एक अलग-अलग चंक्स बन जाएंगे। और जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो हमने हर एक को एक अलग-अलग इतने इतने प्रोग्राम्स बना दिए और इनको जब हम एक साथ हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारे चंक्स मिल के हमारा मेन पूरा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ समझने की है दैट इज़ रीयूजेबिलिटी ऑफ आवर रजिस्टर्स। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे पास जब हम माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स माइक्रो कंट्रोलर्स में काम कर रहे हों या एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर हम काम कर रहे हों तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बाय मैक्सिमम एफिशिएंटली यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं ए बी सी एंड डी और हमने इससे एक काम परफॉर्म किया विच इज़ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो जब आप ये चार वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो दैट मीन्स कि ये चारों के चारों वेरिएबल्स जो हैं वो लेट्स से 32 बिट हैं। तो 32 बिट का मतलब ये हुआ कि ये 32 बिट का एक वेरिएबल ये है जो कि ये 4 बाइट को कंज्यूम करेगा। इसी तरह ये एक वेरिएबल है जो 4 बाइट्स को कंज्यूम करेगा। एक वेरिएबल ये है जो 4 बाइट्स को कंज्यूम करेगा और इसी तरह एक वेरिएबल हमारे पास ये है जो 4 बाइट्स को कंज्यूम करेगा। सो आपने ये 4 बाइट्स को जो आपने डिक्लेयर किया मेमोरी के अंदर और वहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवाई। उसके बाद आपने इन चारों वैल्यूज़ को जो है वो अपने सिस्टम के अंदर लेके आना है क्योंकि ये मेमोरी में डाटा सेव हुआ है। तो ये डाटा आपको जब आपने मैनिपुलेशन करनी है तो आपको रजिस्टर्स में लाना पड़ेगा। तो जब आप ये डाटा रजिस्टर्स में लाएंगे तभी आप इसके ऊपर जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो सारे परफॉर्म्स कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बी को लोड किया R2 में। इसी तरह बेसिकली आपने बी का जो एड्रेस है उसको R2 में लिखा। तो बी R2 में क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये जो हमारे पास रजिस्टर है R2 में है एड्रेस। मैं रेड से एड्रेस कर देता हूँ। तो R2 के अंदर जो है वो है B2 का एड्रेस और जो है R3 के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है B की वैल्यू। जो हमारे पास जो ग्रीन वन है दैट इज वैल्यू। तो आप ये देख सकते हैं कि बी की वैल्यू इसमें आई। उसके बाद जब हमने ये दोनों काम कर ली तो अब हम जाते हैं सी की तरफ। तो सबसे पहले जो है जो सी है ये हमने रखा R4 में। सो दैट मीन यहाँ पे आया सी का एड्रेस। और इसी तरह जब हमने देखा R5 को तो इसमें आई सी की वैल्यू। इसी तरह जब हम डी की तरफ जाएंगे तो डी की जो एड्रेस है वो आया R6 के अंदर। तो ये आ गया डी का एड्रेस और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई R7 के अंदर। सो R7 के अंदर वैल्यू आ गई है डी की। इसके अलावा जब आपने इनको आपने यूज़ कर लिया तो आपके पास जो आपने इनको ऐड किया तो आपने सबसे पहले आपने क्या किया जी बी प्लस सी को आपने ऐड किया। तो बी प्लस सी को आपने ऐड करने के लिए आपके पास R3 और R5 को आपने ऐड किया और रिजल्ट को सेव करवा लिया आपने ए के एक रजिस्टर के अंदर विच इज़ R1। तो आपने R1 के अंदर जो है वो बी प्लस सी को ऐड करवाया। उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करवाया उसके अंदर से वैल्यू के अंदर से डी को। तो डी हमारे पास है R7 के अंदर। सो आपने R1 के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी बी प्लस सी मौजूद है इसके अंदर आपने R1 में से माइनस कर दिया R7 को विच इज डी।
तो आपने ये जो काम किया और उसके बाद आपने इसको जो आपने रिजल्ट बनाया है इसको आपने ए एड्रेस के ऊपर स्टोर करवाना है। तो आपने R0 के अंदर जो है वो एड्रेस जो है वो रखा है ए का। सो R0 जो है उसके अंदर भी आपका एड्रेस मौजूद है ए का। तो अगर हम ये देखें हमारे पास टोटल कितने रजिस्टर्स यहाँ पे यूज़ हो गए। तो अगर हम एड्रेस के लिए और बात करें तो हमारे पास एक था R2, R4, R6 और R0। तो ये 4 रजिस्टर्स हमने यूज़ किए फॉर एड्रेस, जो कि हमारे पास मेमोरी को यूज़ करने के लिए हमने रखे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कितने हमने एड्रेस यूज़ किए, रजिस्टर्स यूज़ किए फॉर डाटा मैनिपुलेशंस। उसमें था एक R3, उसके अलावा R5, R7, R1। सो हमने इस एक छोटे से ऑपरेशन के लिए जो रजिस्टर्स यूज़ किए उनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 रजिस्टर्स को हमने यूज़ किया इस एक छोटे से ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो ये जो है इसका जो है हमें चूँकि हमारे पास टोटल रजिस्टर्स ही 15 रजिस्टर्स हैं और उसमें से अगर हम 8 रजिस्टर एक छोटे से ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं और हमारे और कामों के लिए भी हमें रजिस्टर्स की यूजेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो जिस तरह अभी हमने देखा कि हमारे पास ये 8 रजिस्टर्स हमें परफॉर्म करने पड़े इस एक काम को करने के लिए। तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको मज़ीद जो है वो डिक्रीमेंट कर सकते हैं इनकी क्वांटिटी बाय रीयूजिंग द सेम रजिस्टर्स। सो अगर आप ये देखें, आपने बी को जो है उसका एड्रेस आपने R2 में ला के रखा और R2 से जो वैल्यू है वो आपने R3 में स्टोर करवा दी। अब जब आपने R2 एड्रेस से R3 में वैल्यू को स्टोर करवा दिया तो अब R2 का जो एड्रेस है वो चूंकि हमने दोबारा यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई दोबारा स्टोरेज नहीं करनी, तो अब ये हमारे पास वेकेंट है। तो बजाय ये कि इसके अंदर मैं वैल्यू पड़ी रहने दूं, मैं बजाय इसके मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूं और इसको रीयूज़ कर लेता हूं फॉर स्टोरिंग द एड्रेस फॉर सी। सो और आप यही देखेंगे क्योंकि जब आप सी की वैल्यू को आप स्टोर करवा लेते हैं तो आपकी पास R2 फिर वैकेंट हो जाता है, तो हमने उसको दोबारा यूज़ कर लिया फॉर एड्रेसिंग डी। तो इस तरह आपके पास जो है वो 3 जगहों पे आपके 3 रजिस्टर की बजाय अब आपका एक रजिस्टर यूज़ हो रहा है। तो आपका R2 ने वो 3 रजिस्टर्स की जो है वो अवेलेबिलिटी कर दी। इसी तरह जब आपने डाटा स्टोरेज करना है तो आपने एक एड्रेस स्टोर करवाने के लिए भी R2 को फिर यूज़ कर लिया है और इस तरह आपके पास जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में आ गई। और बजाय ये कि अब आप 8 रजिस्टर्स यूज़ करते, अब आपने सिर्फ 4 रजिस्टर्स को यूज़ किया है। सो दैट मीन्स आपकी रीयूजेबिलिटी की वजह से आपके बजाय 8 के आपकी क्वांटिटी ऑफ यूजिंग रजिस्टर्स वो आधी रह गई है। इसी तरह अगर आप इसको मज़ीद तो यूज़ करें रीयूजेबिलिटी, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने R2 को जो है एक और जगह पे जहाँ पे आपने यहाँ पे R7 को यूज़ किया था बजाय ये आप R2 की एड्रेस जहाँ पे आपने D का जो एड्रेस है वो आपने R2 में ला कर रखा था। अब R2 की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप उसकी वैल्यू R2 में ही रख दें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें तो आप इसको मज़ीद एफिशिएंट कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। सो इस तरह आपकी मज़ीद आपका एक और रजिस्टर बच गया और आपने पूरा ऑपरेशन यूजिंग ओनली 3 रजिस्टर्स कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं अपने स्ट्रक्चर्ड जो है उसकी प्रोग्रामिंग की, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है फैक्टोरियल कैलकुलेशन की। फैक्टोरियल हमें बताता है कि जब हम n का फैक्टोरियल लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है n को विद n-1 एंड n-2 टिल 1। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल लेना हो तो वो लेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1।
और ये भी हमें यहाँ पे दोबारा इम्प्लीमेंट करना बताना ज़रूरी है कि ज़ीरो का फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है। सो अगर आप इसको देखें तो आपने जब हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम अक्सर औकात इसको इसी तरीके से चेक करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होती है हम उसमें से एक माइनस करते जाते हैं और उसको इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड जो है उसको एक जो है फ्लो चार्ट की सूरत में देखें तो हमें नज़र आएगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिज़ल्ट को हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़ीरो हमारे पास नंबर आ भी जाता है तो हमने चूंकि हमने कहा है कि ज़ीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है, ज़ीरो का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, इसलिए हमने रिज़ल्ट को बजाय ज़ीरो के हमने इसको 1 से इनिशियलाइज़ किया। और हमने जो है एक नंबर जो है उसको स्टार्ट कर दिया 1 से, ताकि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारी वैल्यू जो है वो 0 ना हो जाए, इसलिए हम उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। और हमने क्या किया कि हमने n का फैक्टोरियल चूँकि लेना है तो उसका तरीक़ेकार ये किया कि हम i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे टिल द वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू n आ जाए, और उसको हम जो है रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो रिज़ल्ट करंटली हमारे पास 1 है और i की वैल्यू भी 1 है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1। और हमने इसको जो है i को मज़ीद इंक्रीमेंट किया। हमने जब पहले चेक कर लिया कि हमारे पास n छोटा है तो हमने इसको i के साथ रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, i को इंक्रीमेंट किया और दोबारा चेक किया कि क्या यह वैल्यू जो है n से ग्रेटर तो नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो हम इसको रिपीट करेंगे। तो अब आपकी वैल्यू जो है ये आपका रिज़ल्ट है। मैं इसको, ये रिज़ल्ट है और ये हमारे पास जो है वैल्यू, ये जो है ये हमारे पास आ गया आई, ये जो हमारा काउंटर का कह सकते हैं आप। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 1 है। तो जब आप आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हो जाएगा हमारे पास 2 और रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो आ गया 1। सो आपके पास आंसर आ गया 2 और हमने यहाँ पे हम जो है वैल्यू ले रहे हैं दैट इज़ फॉर 4। सो हमारे पास आई दोबारा इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 एंड इस तरह हमारे पास 4 आ सकती है। तो ये हमारे पास लूप चलेगा। तो हमारे पास ये जो 2 है ये 2 आ गया इधर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया आंसर 2 3 6। फिर ये 6 जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया और 6 4 24। सो ये आपके पास जो है वो सर्कल चलेगा और आपके पास जो है फैक्टोरियल नंबर आ सकता है। तो ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है कि आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है तो हम इसको बोथ वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग एंड एज वेल एज इन असेंबली लैंग्वेज। तो जैसा मैंने पहले ही बात किया कि हम यूजुअली इसी को इस तरीके से ही इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट की जो वैल्यू है उसको हमने रिज़ल्ट को आई 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया और हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है हमने उसको उस नंबर से इनिशियलाइज़ कर दिया, एक लूप स्टार्ट किया और जो वैल्यू है उसको रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और आपका टिल दी आपका जो है वो लूप ओवर ना हो जाए, आप जो है उसको रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। जो आपका लूप एंड हो तो आपका जो रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू होगी दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। इसी तरह अगर आप असेंबली में जाएं तो वहाँ पे भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि आपने जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है आपने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया और रिज़ल्ट को भी आपने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। फॉर द सेम रीज़न हमने यहाँ पे भी रिज़ल्ट को 1 से इनिशियलाइज़ किया है ताकि हमारी वैल्यू जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 ना कर जाए। और उसके बाद ये है कि हमने अपना काउंटर चलाया है और हमने काउंटर को हमने ये चेक किया है कि जो वैल्यू है वो हमारे n से एक्सीड ना कर जाए। तो हमने उसको जो है एक कंडीशन लगा दी है इस पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन में, और जितनी देर वो वैल्यू जो है विद इन द लिमिट्स रहती है हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे रिज़ल्ट को अपने काउंटर के साथ। और जैसे ही और जो हमारा काउंटर है वो इंक्रीमेंट करता जाएगा और जैसे ही हमारे पास जो है वो लूप जो है वो एक्सीड करने लगेगा तो हम जो है उसको लूप को ब्रेक कर देंगे।
सो ये हमारे पास तरीक़ेकार है। बेसिकली चीज़ ये है कि आपको पास फ्लो होना चाहिए कि आपने किस फ्लो के अंदर अपने काम को परफॉर्म करना है। इसलिए जब आप अपने उसको फ्लो चार्ट को बना लेते हैं तो आपके पास चाहे सी प्रोग्रामिंग हो या असेंबली हो, आपको दोनों में प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, क्योंकि तरीक़ेकार दोनों में सेम ही फॉलो हो रहा है। यहाँ देखें, आपने जो नंबर जिसका लेना था आपने उसको इनिशियलाइज़ किया, वो भी आपने यहाँ पे वही किया। रिज़ल्ट को आपने 1 से इनिशियलाइज़ किया, रिज़ल्ट को आपने 1 से इनिशियलाइज़ किया। आपने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि आपका जो है वो फैक्टोरियल नंबर से इंक्रीज़ तो नहीं कर गया, यहाँ पे भी आपने कंडीशन चेक की। उसके बाद आपने इंक्रीमेंट किया अपने काउंटर को, यहाँ पे भी आपने अपने काउंटर को इंक्रीमेंट किया। उसके बाद आपने जो है अपने रिज़ल्ट को जो है वो काउंटर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अपने काउंटर को अपने रिज़ल्ट को जो है वो काउंटर से मल्टीप्लाई किया। सो यही काम आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे किए हैं, चाहे वो सी हो चाहे इधर हो, आपके पास फ्लो होना चाहिए कि आपने काम करना क्या है। अब यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है कि आपने नंबर ऑफ वंस को इन अ वर्ड काउंट करना है। सो मैंने जानबूझ के ये जगह छोड़ी है ताकि आप थोड़ी सी खुद सोच विचार करें कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे हिंट दूंगा। हिंट ये है कि आपको ये पता है कि हमारे पास लॉजिकल शिफ्टिंग हमारे पास मौजूद है, और लॉजिकल शिफ्टिंग जब होती है तो वो जो वैल्यू जो नंबर बाहर निकालती है उसको कैरी फ्लैग के अंदर फेंकती है। तो जब वो वैल्यू आपके पास कैरी फ्लैग में अवेलेबल होगी तो एक तरीकेकार तो आपके पास ये हो सकता है कि आप इस कैरी फ्लैग को जो है वो चेक कर लें कि आपके पास कैरी फ्लैग के अंदर जो है वो वैल्यू कौन सी है। अगर तो कैरी फ्लैग 1 है तो आपका जो काउंटर है उसको आप इंक्रीमेंट कर दें। तो अगर आप कैरी फ्लैग चेक करते हैं और उसके ऊपर आप इसको जो है काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो आपके पास जो है नंबर ऑफ वंस की तादाद आपके पास आ जाएगी कि आपके पास वर्ड के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं। इसका तरीक़ेकार आपके पास एक और मौजूद है कि आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस मौजूद हैं, या आप कंपेयर स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप पी एस डब्ल्यू के ऊपर लगाएं, जो सॉरी जो आपके पास पी एस आर मौजूद है उसके ऊपर आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आप उसके साथ जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें और सी की वैल्यू जो है उसको चेक कर लें। अच्छा, इसका तरीका एक और भी हमारे पास मौजूद है कि अगर आप जो हमारे पास वर्ड है उसके साथ एक मास्क जो है उसको आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, एंड लॉजिक जब आप उसके ऊपर परफॉर्म करवाएंगे, लेट्स से कि ये हमारे पास डाटा है 10101111, तो मुझे अगर इसके साथ एक जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और बाकी सबको 0 कर देता हूँ। तो मुझे जिस पॉइंट पे 1 होगा मुझे आउटपुट में 1 मिल जाएगा। तो ये तरीक़ेकार भी हो सकता है। या अगर ये तो आपने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगर आप कंपेयर स्टेटमेंट्स या कंपैरिजन स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो आपको जो है वो भी आपको इसमें हेल्पफुल हो सकती हैं आपको ये बताने के लिए। सो कि आपकी इस बिट के ऊपर वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है या नहीं। तो अगर आपके पास यहाँ पे इन केस यहाँ पे ज़ीरो होता तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू डेफिनेटली ज़ीरो आ जानी थी, और बाकी चूंकि ऑलरेडी ज़ीरो है तो ये सारी ज़ीरो हो जाती, तो आपका ज़ीरो फ्लैग भी एक्टिव हो सकता है। प्लस अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो ये दोनों तीनों आपको मैंने क्राइटेरियाज बता दिए कि आप इनको कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये जानबूझ के मैंने ये छोड़ा है ताकि आप यहाँ पे थोड़ी सी अपनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कैसे होगा। ये तीनों तरीकेकार मैंने आपको बता दिए, इनको यूज़ करते हुए आप नंबर ऑफ वंस जो है इन अ वर्ड काउंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है कि हमने एक अरे है उसके अंदर हमने मैक्सिमम नंबर जो है उसको फाइंड करना है। तो उसका आसान तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी अरे का साइज़ क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं आपकी अरे के पास।
अब अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आप उन एलिमेंट्स को जो है वो दो दो करके कंपेयर करते जाएं, जो मैक्सिमम नंबर है उसको आप एक मैक्सिमम नंबर के अंदर स्टोर करवाते जाएं, और अगर उससे मैक्सिमम नंबर आपके पास आ जाता है तो उसको आप रिप्लेस कर दें मैक्सिमम नंबर के साथ। सो आपने क्या किया, आपने एक अरे ली और आपने काउंटर को ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा लिया, और आपका जो अरे साइज़ है उससे आपका काउंटर जो है वो स्मॉल, आपका आई जो है वो ज़ीरो जो है वो अरे साइज से स्मॉल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? अरे साइज अगर आपके पास सपोज 10 है तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 10 ही होंगे, लेकिन आपकी अरे जो है वो चूंकि ज़ीरो से स्टार्ट होगी तो वो जाएगी 9 तक। तो इसलिए आप जो है इसको बिलो या स्मॉलर देन का साइन यूज़ कर रहे हैं, स्मॉलर देन इक्वल का साइन यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, आपने अब चेक किया कि क्या ये अरे साइज स्मॉलर है? यस, अगर है तो आपने देखना है कि जो जिस आई की ये बात कर रहा है, क्या ये वैल्यू आपके पास जो मैक्सिमम वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, एक आपने एक वेरिएबल बनाया मैक्सिमम वेरिएबल, उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है उससे बड़ा है। इनिशियली आप उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर सकते हैं, या आप उसको इनिशियली जो है वो ज़ीरोथ एलिमेंट से भी इनिशलाइज कर सकते हैं। सो आपने उसका कंपैरिजन किया, क्या ये वैल्यू जो है वो उस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर तो वो वैल्यू जो आपने अभी कंपेयर की है, लेट्स से हमारे पास जो, मैं चार वेरिएबल कर लेता हूँ, 1 3 2 एंड 2, ये हमारे पास ये चार एलिमेंट्स की एक अरे मौजूद है। और अब जब हम पहली मरतबा लूप चलाएंगे तो मेरे पास जो मैक्सिमम वेरिएबल है, मैक्स वेरिएबल, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जब मैं अपना जो है अरे का जो इंडेक्स है उसको इंक्रीमेंट करूंगा तो वो इसकी तरफ पॉइंट करेगा, तो वो इसको, इन दोनों को बेसिकली कंपेयर करेगा कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो जो इनमें से हम देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है या कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हमें बताएगा ये 3 वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो जब हम ये देखेंगे कि 3 वैल्यू बड़ी है तो वो इसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ, और इसके बाद हम अगली मरतबा जो कंपैरिजन करेंगे वो हम 2 को और इसकी 3 को कंपैरिजन करेंगे। तो इन दोनों में वैल्यू बड़ी जो है वो 3 है, और उसके बाद जब हमारा काउंटर एकदम फिर हमारा इंडेक्स जो नंबर है वो इंक्रीमेंट होगा तो फिर हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ पे भी हमें पता लगेगा कि वैल्यू जो बड़ी है दैट इज़ 3। सो एट द एंड ऑफ ट्रेवर्सिंग हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर था वो 3 था। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हमारे पास क्या हो। अगर हम सी के अंदर देखें तो हम डायरेक्टली जो है एक फॉर लूप लगा सकते हैं, और फॉर लूप के अंदर जो है टिल द साइज मैक्सिमम साइज तक हम जो है इसका लूप चलाएंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू जो है, इफ़ द वैल्यू वी आर पॉन्डरिंग अपॉन, वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर देन है। अगर तो ग्रेटर देन है तो जाने दें, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सॉरी, अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है या नहीं। अगर तो अरे की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है तो आपको रिप्लेस करना है, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है तो आपने उसको स्किप कर देना है। तो इसी तरह जब हम देखेंगे अपने पास ये बाकी चीज़ तो सेम है, ये आपका अरे डिक्लेरेशन है, ये आपके पास अरे का साइज़ मौजूद है, और आपके पास जो आपने वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं। असेंबली में यहाँ पे भी आपको चीज़ नजर आएगी, आपने एक अरे डिक्लेयर की, उसका साइज़ आपने डिक्लेयर किया। आपके पास जो है चूंकि यहाँ पे साइज़ है तो आपने उस साइज़ की वैल्यू जो है वो R3 में डाल ली, और उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने कंपैरिजन किया, आपने चेक किया कि क्या आपका जो वैल्यूज़ हैं इन योर अरे वो उसके अंदर ही आप उसको चेक करें। अगर तो वैल्यू आपकी जो है वो काउंटर की वो इंक्रीमेंट करती है और वो आपकी जो है वो साइज से इंक्रीज कर जाती है, तो दैट मीन्स मुझे लूप एंड करना पड़ेगा। सो उसके बाद क्या है, आपने वैल्यू को यहाँ पे आपने लोड LDR के तरीके से किया है कि आप जो वैल्यू है उसको शिफ्ट करके जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। ये बेसिकली आपने किया क्या है, यहाँ पे आपकी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्री इंडेक्सिंग एंड पोस्ट इंडेक्सिंग एंड प्री इंडेक्सिंग विद जो है वो आपकी जो मेमोरी थी उसके, तो ये वो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने लोडिंग की है, आपने वैल्यू को कंपेयर किया है फॉर मैक्सिमम। अगर तो वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर है
तो आपने अपडेट कर देना है। अगर ग्रेटर देन है तभी आपने जो है अपनी लोकेशन को भी अपडेट कर देना है, और आपने उसके बाद जो है अपने काउंटर को इंक्रीमेंट करना है कि आपके पास जो है वो हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक कर सकें कि विद इन हमारे पास जो अरे हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, हम अगली वैल्यू को हम चेक कर सकें कि उसमें वैल्यू जो है वो इंक्रीज आ रही है, यानी हम अगले एलिमेंट को कंपेयर कर सकें अपने मैक्सिमम वेरिएबल के साथ।